बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग एनपीओ में डिस्कस करने लगे हैं एग्जाम्पल 17। एग्जाम्पल 17 में अगर आप लोग देखें, रिक्वायरमेंट्स में हम लोगों ने तीनों स्टेटमेंट्स बना कर देनी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2004। अब इसके लिए हमारे पास जो डाटा गिवन है वैसे तो अकाउंटिंग के तमाम क्वेश्चंस के लिए कि आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स को पढ़ें। अक्सर ऐसा होता है वहां पर आई कैप के पेपर्स में खास तौर पर ऐसा होता है कि रिक्वायरमेंट पढ़ के ना कुछ नहीं समझ आती कि स्टैंडर्ड कौन सा है या क्या क्या चीज हमसे पूछ रहा है। अक्सर वो नीचे ये लिख देते हैं ब्रीफली डिस्क्राइब एक्सप्लेन द फॉलोइंग मैटर्स, तो कुछ नहीं पता नहीं कहाँ से पूछ रहा है, तो वो क्वेश्चन पढ़ के हमें पता लगता रहता है। अब यहाँ पर भी पहुंचे ना तो आप लोग ये देखें कहीं पे एनपीओ का तो उसने जिक्र नहीं किया था ना स्टेटमेंट्स में क्या एनपीओ है, लेकिन आप ये देखें कि एनपीओ के अलावा कहीं और हम लोगों ने इस तरह की स्टेटमेंट बनाई भी नहीं थी, क्योंकि ये जो इनकम स्टेटमेंट वगैरह बनाना था ये तो हमारे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट था। लेकिन यहाँ पर नाम से मुझे जरूर पता चल गया था कि एनपीओ है ये, इनकम एंड एक्सपेंस, तो ये एनपीओ में ही बनता है। चेंजेस इन इक्विटी होता तो एक अलग बात थी, लेकिन यहाँ पर क्या था, चेंजेस इन नेट एसेट, तो यहाँ से पता चल गया कि एनपीओ है हमारे पास। एनपीओ का क्वेश्चन आ गया भाई। सबसे पहला काम क्या आप लोगों ने जाके फॉर्मेट्स बना लेने हैं कि यहाँ से आपने बिजनेस का नेम देखा, स्टार्ट से ही आपको बिजनेस के नेम का पता चल जाता है, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब, पीएससी, ये जाके आप लोगों ने लिखा और अपने पास ना ये तीनों स्टेटमेंट्स के लिए फॉर्मेट्स बना लिया करें कि सबसे पहले आपने लिखा स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसका फॉर्मेट आपने बना लिया, मतलब नेम लिख लो कि हम लोगों ने इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, साथ में करेंसी और उसकी राउंडिंग ऑफ वगैरह। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, ये अगले पेज पे, और थर्ड पेज पे आपके पास चले जाने चाहिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हम लोग देखेंगे, लेकिन तमाम वैल्यूज यहाँ पे पुट करने से पहले एक मरतबा क्वेश्चन को पढ़ लें। अब हमें क्या कहा गया, कौन से साल के लिए बनाना है, 30 जून 2000, तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 जुलाई 2003 से। अब आपसे क्या कहा गया, ट्रायल बैलेंस है हमारे पास एज एट 30 जून 2004। अब उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, जर्नल फंड, ये मतलब बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमें कैपिटल बताया जाता था या हमें जिस तरह शेयर की कंपनीज के केस में शेयर कैपिटल वगैरह बताए जाते थे, ये बिल्कुल वैसा ही है कि स्टार्ट में हमारे पास जनरल फंड्स की अमाउंट शीट है, फिर कहते हैं फंड्स फॉर सपोर्टिंग द यंग टैलेंट, ये हमारे पास मौजूद है। फंड्स फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर्स, ये भी 1 जुलाई को हमारे पास मौजूद है। एंड फंड्स फॉर फ्रेंचाइजीज, ये मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि भाई ये वो फंड्स हैं जो हमारे पास स्टार्ट ऑफ द ईयर मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर हम लोगों ने कोई शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स तो नहीं लिखना होता। वहां पर तो हमारे पास यही होते हैं ना कि रिस्ट्रिक्टेड फंड, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, जर्नल फंड्स वगैरह। तो आपको उसने यही बताया कि ये जर्नल फंड्स हैं और ये उसके पास स्पेशल फंड्स मौजूद हैं, और हर फंड्स को उसने अलग अलग क्लासिफाई कर दिया है। अब रिस्ट्रिक्टेड है, अनरिस्ट्रिक्टेड है, जैसा भी है उसने अलग अलग आपको बता दिए। तो बेसिकली नेट एसिड्स के लिए इन चारों के ओपनिंग्स का पता चल गया हमें कि स्टार्ट में हमारे पास ये चार चीजें हैं और हम लोगों ने इन चारों को जाके लिख देना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इसको आपने कुछ इस तरह से करना था कि फिर भी अगर कोई न्यू चीज आती है तो राइट हैंड साइड पे लिखने की हमारे पास स्पेस मौजूद हो, कुछ इस तरह से जाके लिखना था। अब यहाँ देखें, जनरल फंड, इंडोमेंट, फ्रेंचाइजीज फंड, फिर टोटल। अब बज़ाहिर हमें वो लग रहा था कि जैसे उसने सारी अमाउंट यहाँ पे लेके आ जानी है, इसीलिए पहले कहा गया कि आपने ना क्वेश्चन को सारा पढ़ना है कि आपको तमाम चीजें पिक्चर क्लियर हो जाए, उसके बाद आप लोगों ने डिसीजन की तरफ जाना है। अब अगर यहाँ पर ऐसे ही पुट करना शुरू कर दें, एंड पे एडजस्टमेंट देखें, तो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं हमारे। अभी के लिए सिर्फ इतना है कि चार फंड्स मेरे पास मौजूद हैं और चारों के ओपनिंग्स का हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट हमें क्या कहा गया, यहाँ लॉन्ग टर्म
एसिड्स, नेट एसिड्स मौजूद हैं, इन्वेस्टमेंट मौजूद है, शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स मौजूद हैं, प्रीपेड एंड एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, कैश एट बैंक, फी फॉर सर्विसेज, फंड रेजिंग इन वेरियस टूर्नामेंट्स, नेट प्रोसीड्स वगैरह बता दी गई, कॉन्ट्रीब्यूशंस मौजूद हैं, गवर्नमेंट फंडिंग, इन्वेस्टमेंट इनकम, सैलरीज, रेंट एंड यूटिलिटीज, अदर एक्सपेंसेस। ये ट्रायल बैलेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखें। कहते हैं फंड्स फॉर सपोर्टिंग द यंग टैलेंट। ये देखिए अब इसकी बात आ रही है, इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जिसका स्टार्ट हमारे पास ओपनिंग 50 में मौजूद था, अब उसके लिए कहता है has stipulation imposed that requires resources contributed to be maintained permanently. The above contribution received include rupees 15 million contribution related to SYT to be maintained permanently. The investment income of rupees 144 million includes rupees 6 million that is externally restricted to be added to principal amount of resources for SYT to be maintained permanently. There is no other restrictions on investment income as part of agreement with contributors of SYT. PSC is required to allocate 5 million from general funds to SYT fund annually. Next, again, fund for gymnasium and training centers has stipulation imposed externally that it shall be used exclusively for building a gymnasium and training centers in Nawabpur town. The contribution received include contributions of rupees 14 million to acquire freehold land for the center. However, no land has been acquired yet. Last year, the trustees of PSC imposed stipulations to create a fund for acquiring franchises in a popular league and approved rupees 3 million to be transferred this year as well. The contribution received also includes rupees 8 million to repay the loan that was obtained to pay expenses incurred during the year. Contribution received also include 8 million to repay the loan that was obtained to pay expenses incurred during the year. The government funding was received to support PSC journal operations for 5 years starting from 1st January 2004. हम लोग 30 जून पे मौजूद हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स इन द ट्रायल बैलेंस इंक्लूड्स फ्री होल्ड लैंड ऑफ रुपीज 20 million and collections of rupees 8 million. These collections represent items of such historic value that is worth preserving perpetually, and PSC is committed to protect and preserve them as part of its organization's policy. Long-term assets are depreciated at 20%, reducing balance method. All the amortizations is allocated to journal operations. अब अगर आप लोग देखें यहाँ पर जैसे ही आप लोग गए थे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब स्टेटमेंट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो भाई फर्स्ट पेज का जो हाफ होता है ना, वो आप लोगों ने अपनी इनकम के लिए छोड़ देना है और नेक्स्ट हाफ आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस के लिए रख देना है। इसी तरह से जब आप लोग यहाँ पर गए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के लिए, तो यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव्स वगैरह इवन के फॉर्मेट्स में भी नहीं बताए थे उसने। अगर आपसे कहे तो आप लोगों ने बना लेने हैं, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। आपने फिर करंट ईयर के लिए ही स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स बना के दे देना है उसे। फिर देखिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स, अब नॉन करंट एसेट्स के बारे में लास्ट में उसने क्या दिया था कि इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह मौजूद हैं, कैपिटल एसेट्स वगैरह, कलेक्शन सॉरी कंट्रीब्यूशन कलेक्शंस मौजूद हैं, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह मौजूद हैं और साथ में हमारे नॉन करंट एसेट्स भी मौजूद हैं। करंट एसेट्स में और फंड रेजिंग वगैरह में अब हम लोग ये जाके लिखेंगे।
अब इस क्वेश्चन में देखें, सबसे पहली चीज ये बताएं ये कहाँ पे जाएगी? स्टेटमेंट्स ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स के तौर पर आपने ये जाके यहाँ पे लिख दिया। फिर जब हम लोगों ने इस पॉइंट को पढ़ा, ये आपको क्या लगा कि ये क्या चीज है हमारे पास? ये फंड कौन? लेकिन अगर इसकी स्टेटमेंट को गौर से जाके पढ़ो ना, तो उसने कहा था कि प्रिंसिपल को मेंटेन रखना है आप लोगों ने, ऐसे ही था ना। तो ये इंडोमेंट फंड था आप लोगों के पास। और यहाँ पर देखिए जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर्स के बारे में यहाँ पर उसने आपको डिटेल्स वगैरह बता दी। ये जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर्स, ये भी ऐसा नहीं है जैसे उसने कहा था कि इसको मेंटेन रखना है आप लोगों ने, क्या ऐसा नहीं था? तो आप इन दोनों को इकट्ठा करके इंडोमेंट फंड कर सकते हैं। ये दोनों देखें, अगर आप इसके फॉर्मेट्स की बात करें तो उसने आपसे कहा था जर्नल फंड्स, इंडोमेंट्स फंड्स, फिर उसने कहा था अदर देन इंडोमेंट रिस्ट्रिक्टेड फंड्स वगैरह कोई हैं तो उनको अलग कर देना और फिर हमें टोटल बता देना। ऐसी चीजें हमने लिखनी थी। अब वैसे अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नेम यूज करते रहे तो अलग बात है, लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें तो इन दोनों की नेचर ना सेम सेम थी। मतलब ये दोनों ही इंडोमेंट फंड्स हैं। और ये जो हमारे पास है फंड्स फॉर फ्रेंचाइजीज, ये एक किस्म का हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड फंड्स के तौर पर आ जाता है। तो इन तीनों ने ना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में चले जाना था। सिर्फ फर्क क्या पड़ रहा है, सिर्फ इनके नेम का डिफरेंस आ रहा है। अब इंडोमेंट फंड्स में टोटल कितना चला जाएगा? 165, यहां से 1147 और यहां से 3, और ये जाके आप लोग लिख लेंगे। ऐसा नहीं है, नहीं इंडोमेंट फंड एसवाईटी वाला आगे जाएगा हमारे पास। और ये जो जिम्नेजियम वाला है ये क्या है? फंड फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर हैज स्टिपुलेशन इम्पोज्ड externally that it shall be used exclusively for building a gymnasium and training center in Nawapur town. The contribution received includes contribution of ₹14 million to acquire freehold land, जो कि अभी तक हम लोगों ने एक्वायर नहीं की। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से सिर्फ SYT आ जाना है, ये जो सपोर्टिंग द यंग टैलेंट ये आ जाना है। अच्छा ये नहीं आएगा, ये तो हमारे इस साल की अभी तक हम लोगों ने फंड्स रेजिंग की है, मतलब हमें ये अमाउंट रिसीव हुई है फंड्स के तौर पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ जाके ये लिख देना है, इसको लिख देना है और इसको लिख देना है। उसके बाद जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर वाले 115 रुपीज ओपनिंग में हमारे पास मौजूद थे। इसके अलावा कोई हुआ? लॉन्ग टर्म एसेट्स ये हमारे पास कहाँ चले गए? इसके अलावा इसके इस पॉइंट से रेलेवेंट कोई और इंफॉर्मेशन थी क्या? एडजस्टमेंट्स में क्या बताया गया है? लॉन्ग टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म एसेट्स ये नेट अमाउंट है ना 428 की, तो इसके लिए हमें बताया गया है कि इसके अंदर 20 मिलियन लैंड शामिल है और 8 मिलियन, तो कलेक्शंस को अलग कर लेना है, 20 मिलियन लैंड्स को अलग कर देना है, टोटल 28 आप लोगों ने इसमें से माइनस कर देना है, तो बाकी अमाउंट कितनी बच जाएगी? 400 को डेप्रिशिएट करना है 20%, तो 400 को 20% पे डेप्रिशिएट किया तो इज इक्वल टू 80 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाके रिकॉर्ड कर देंगे। 80 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, कलेक्शन को अलग से रिकॉर्ड करेंगे, और बाकी लॉन्ग टर्म मैसेज में ये 20 मिलियन अलग इसलिए किया था कि ये कहीं डेप्रिशिएट ना हो जाए। तो अब हमारे पास 400 में से इसमें से 20 माइनस हो गए, बाकी जो हमारे पास रह गए ना 420 लैंड के लिए माइनस हुए और 8 जो हमारे पास है वो कलेक्शन के लिए। आपने इसमें से कलेक्शंस को तो वैसे ही अलग करके आइडेंटिफाई कर देना है। बाकी रह गए हमारे पास ये 420, इसमें से अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना चार्ज किया है? 80, तो ये बाकी कितने का रह जाएगा? 340 क्या आपने लॉन्ग टर्म एसेट्स लिखने हैं? 8 की जाकर आप लोगों ने कलेक्शन रिकॉर्ड कर देनी है, और बाकी आप लोगों ने जाकर अपने पास इन्वेस्टमेंट लिख देनी। ये 3 चीजें आपके पास आनी थी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट के तौर पर, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 80 का आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाना था।
तो यहाँ से ये डेप्रिसिएशन, ये आपके पास 80 का आ गया। उसके बाद यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स, ये 348 एंड ये इन्वेस्ट, ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद जी किसको, लैंड को नहीं, उसने ना लॉन्ग टर्म एसेट्स इकट्ठे लिखे हुए हैं, तो वो भी लॉन्ग टर्म एसेट्स का ही पार्ट है, सिर्फ अलग इसलिए किया था कि उसको डेप्रिशिएट ना कर लें, इस वजह से अलग किया, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म एसेट्स का पार्ट रहने देना, उसको अलग करने की जरूरत, फिर तो हमें मुझे अपने बाकी एसेट भी अलग अलग कर लेने चाहिए थे। हाँ, कलेक्शंस को अलग से रिकॉर्ड किया जाता है, वो इसलिए हम लोगों ने माइनस कर दिया है। अच्छा, अब ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। शॉर्ट टर्म बैंक लोन के बारे में कुछ बताया, तो ये हमारे पास एज इट इज हमारी करंट लायबिलिटी के तौर पे चला जाएगा। फिर हमारे पास आ जाते हैं प्रीपेड एंड एक्रूड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड कौन सी साइड पर होंगे, ये। अच्छा, इनके बारे में कोई और इंफॉर्मेशन गिवन है, तो ये जो 8 के हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ये हमारे करंट एसेट्स, और ये जो 11 है ये करंट लायबिलिटी, यहाँ से 17 ये भी हमारी करंट लायबिलिटीज का पार्ट बन जाएंगे, राइट। इनको जाके सबसे पहले आपने लिख लेना था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, 8 प्रीपेड एक्सपेंसेस के तौर पर आ गए, और उसके बाद करंट लायबिलिटीज में आपने शॉर्ट टर्म बैंक लोन एंड एक्रूड एक्सपेंसेस ये जाके लिख लिए। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर। Yes, sir. अच्छा, इसके बाद देखें कैश एट बैंक, कोई चेंज नहीं आ रहा, करंट एसेट्स के तौर पे चला जाएगा। फी फॉर सर्विसेज, ये अब आप लोगों की इनकम है, और इसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं बताई थी उसने, ये 340 ही आपने इनकम के तौर पे लिख देना है। फिर आपके पास आ रहा है फंड रेजिंग इन वेरियस टूर्नामेंट्स नेट प्रोसीड्स, ये भी आपकी इनकम के तौर पर आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन 494, ये भी इनकम के तौर पर आपके पास आ जाएंगी। कंट्रीब्यूशन में एडजस्टमेंट्स हैं। अच्छा, पहले ये 43, 340 एंड 15, 340, 15, और करंट एसेट्स में ये हम लोगों ने कैश जाके लिख दिया। ओके, अच्छा, अब यहां पे पहुंचे, कंट्रीब्यूशन को देख रहे हैं, गवर्नमेंट फंडिंग में कोई है एडजस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट इनकम, अच्छा अब देखें, चलें कंट्रीब्यूशंस में क्या एडजस्टमेंट है, 494 की है, इसके अलावा तो इससे रेलिवेंट इधर कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी ना। अच्छा, कंट्रीब्यूशन वाला क्या है हमारे पास, .4, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड आल्सो इंक्लूड रुपीज 8 मिलियन, टोटल है कितनी, 494 मिलियन, हाँ जी 494, इसमें 8 मिलियन भी शामिल है, किस चीज से रेलिवेंट, टू रीपे द लोन that was obtained to pay expenses incurred during the year। अब इसके लिए अगर आपने देखा हो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इससे रेलिवेंट, कंट्रीब्यूशन से रेलिवेंट कुछ थ्योरी को देखा था। कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू, अच्छा अब यहां पर देखें, रिसीव contributions for repayment of debt, contribution restricted contribution for repayment of debt। अब इसके लिए हमें क्या बताया गया था, in case debt was incurred to fund expenses of future period। अब हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन है वो कौन से वाली है, करंट ईयर के लिए है, वो करंट ईयर की बात की थी, करंट ईयर एक्सपेंसेस की। अब ये फ्यूचर पीरियड तो डेफर्ड की जाती है एंड रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू इन सेम पीरियड, तो मतलब इससे कोई ताल्लुक नहीं था। जहां देखें इन केस डेट वाज इनकर्ड टू फंड द परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स, तो हम लोगों ने कैपिटल एसेट भी नहीं किया। इन केस डेट वाज इनकर्ड टू फंड द परचेज ऑफ कैपिटल एसेट नॉन डेप्रिशिएबल, और फिर
करंट पीरियड में रिकॉग्नाइज कर देंगे। अब हमारे पास जो एक्सपेंसेस थे ना, ये हमारे पास करंट ईयर के एक्सपेंसेस थे। तो जब एक्सपेंसेस करंट ईयर के हैं तो रेवेन्यू भी तो उसी साल का बनना चाहिए। तो हम लोगों ने 8 मिलियन को उसी साल ही रेवेन्यू बना देना। अच्छा, अब टोटल कंट्रीब्यूशन हमारे पास 494 की आ रही है, और यहाँ पर सिर्फ ये एक एडजस्टमेंट है, इसके अलावा तो कौन। अच्छा, इस 8 मिलियन की समझ आ गई है। ये एज इट इज इस साल के लिए, क्योंकि ये था टू रीपे द लोन दैट वाज ऑब्टेन टू पे एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो इस साल में इनकर हो चुके हैं, तो डेफर करने की जरूरत नहीं है इसको, ये ऐसे ही इनकम बन जाएगी हमारी। फिर हमारे पास क्या कहा गया, SYT has stipulation imposed require resources contributed to be maintained permanently. The above contribution received includes rupees 15 million contributions related to, तो ये 15 मिलियन आप लोगों ने कंट्रीब्यूशन से SYT को ट्रांसफर कर देने हैं टू बी मेंटेन्ड परमानेंटली, और इसको भी हम लोगों ने परमानेंटली मेंटेन करना है। द इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ रुपीज 144 मिलियन includes rupees 6 million that is externally restricted to be added to principal amount। ये 144 मिलियन इन्वेस्टमेंट इनकम कौन सी, जो इसके ऊपर हम लोगों ने ली। अच्छा, फिर इसमें से कहते हैं कि 6 मिलियन आपने इसी फंड्स को दे देनी है, और जो रिमेनिंग होगी वो हम लोग यूटिलाइज करेंगे। Externally restricted to be added to principal amount of resources for SYT to be maintained permanently. There is no other restrictions on investment income as part of agreement. The contributors of SYT PSC is required to allocate rupees 5 million from general funds to SYT fund annually. अब यहाँ पे देखें, क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनकम की कहीं बात की? कहाँ पे इन्वेस्टमेंट? ये 144 इसकी बात कर रहे हैं। कहता है कि इस इन्वेस्टमेंट इनकम में से ना जो 6 मिलियन है वो आप लोगों ने जाकर SYT को दे देना है। क्लियर? उस फंड्स को आप लोगों ने मेंटेन, और जो बाकी है ना उसके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको आप लोग वैसे अपनी इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर सकते हो। तो 144 में से 6 माइनस कर दिया, ये हमारी इनकम के तौर पर चला गया। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, उसके बाद देखें, जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन थी 494 की, उसमें से कहते हैं कि 15 मिलियन आपने SYT को देना है। तो यहां से 15 मिलियन माइनस हो जाएगा इनकम में से, हम लोगों ने 15 मिलियन तो ये माइनस कर देना है। और दूसरा हमें क्या कहा गया था इसमें, सेकंड पॉइंट। चलिए सेकंड पॉइंट को बाद में देखते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे देखें चेंजेस इन नेट एसेट के अंदर, तो वहां पर SYT का ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है हम लोगों ने 15 इसको मिल गया कंट्रीब्यूशन से, 6 इसको मिल गया, और इसको 5 मिल गया जनरल फंड से, और इसकी स्टोरी खत्म हो गई। ऑलराइट, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अब चलें, सेकंड पॉइंट में कहते हैं फंड फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर हैज स्टिपुलेशन इम्पोज्ड एक्सटर्नली दैट it shall be used exclusively for building a gymnasium and training centers in Nawabpur town. The contribution received includes contribution of rupees to acquire freehold land. तो ये जो contribution है उसमें से आप लोगों ने 14 मिलियन को लेस कर देना था, माइनस कर देना था, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड है कि आपने इसे सिर्फ लैंड ही परचेज करनी है। तो यहां से आप लोगों ने ये 14 मिलियन माइनस कर दिया, तो आपके पास बाकी जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो बाकी सारी कंट्रीब्यूशन आपकी इनकम है, आपने उसको जाके इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर देना है। क्या ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? ओके, अच्छा नेक्स्ट देखें अब गवर्नमेंट फंडिंग 150। लेकिन अगर यहां पे देखें ना, गवर्नमेंट फंड्स के बारे में आपको यहां पे बताया गया था, गवर्नमेंट फंडिंग
was received to support journal operations for, और ये कब मिली हमें? तो ये बड़ा सिंपल सा था, 150 डिवाइडेड बाय 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12, तो 15। तो आपने जाकर इस मर्तबा इसको 15 लिख देना है। अच्छा, अब इससे 15 की इनकम बन गई है इस साल के लिए, 6 मंथ्स के लिए। अच्छा, अब अगर आप लोग देखें टोटल अमाउंट थी कितनी, 150 में से 15 इनकम बन गई, बाकी डेफर्ड हो गई, लेकिन इसमें से करंट पोर्शन नॉन करंट पोर्शन अलग कर लेना था। क्या 150 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो अगले साल की इनकम कितनी बनेगी, 30। तो इसमें से 30 अगले साल की इनकम करंट पोर्शन, और रिमेनिंग जो आपके पास 105 आ जाएगा, ये आपका नॉन करंट पोर्शन। क्लियर? अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग गए, देखिए इनकम बनाने के फौरन बाद इससे रेलेवेंट बाकी सारे एडजस्टमेंट्स कर लिया करें। अब यहां पहुंचे हम लोग, ये आपको मिल गया ये 105 एंड 30। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें इसमें से और क्या चीज रह गई, अच्छा यहां पे देखें सैलरीज, क्या कोई बात थी सैलरी से रेलिवेंट? नहीं, एज इट इज रेंट एंड यूटिलिटीज एंड अदर एक्सपेंसेस। तो ये हम लोगों ने ऐसे ही लिख देने हैं 403, 354 एंड 46। अच्छा, अब यहां पे ना एक बात और गौर से सुनते जाएं कि बेटा यहां पर आ रहे थे प्रीपेड एंड एक्रूड एक्सपेंसेस, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस का पार्ट थे। इट मींस दैट कि ये वाले एक्सपेंसेस एडजस्टेड है, आपको एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स के अगेंस्ट इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर यहां पर ये चीज ना होती और यही चीज मेरे पास यहाँ एडजस्टमेंट्स में आ रही होती, तो ट्रायल बैलेंस में पेड अमाउंट्स की एडजस्टमेंट की जरूरत थी। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि बाद में ऐसा ना हो कि आप लोग ये सोच रहे हो कि हमने एक एग्जांपल में तो इनको एडजस्ट किया था, दूसरे में हमने नहीं किया था। तो अगर ट्रायल बैलेंस का पार्ट है तो ऑलरेडी एडजस्टेड है, आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर एडजस्टमेंट्स का पार्ट है तो आपने एडजस्ट करनी है। ऑलराइट, ये बात समझ आ गई सब बच्चों को जी? अब ये वाली चीजें भी हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास रहता है सिर्फ एक चीज, क्या, जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर। इसका ओपनिंग बैलेंस 115 था। अब देखिए इसके बारे में उसने आपसे क्या कहा था कि भाई इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है कि आप लोगों ने इसको सिर्फ बिल्डिंग के लिए यूज करना है। इट मींस दैट मैं अभी इसको अपनी इनकम नहीं बनाने जा रहा, और जब तक मैं इसको बिल्डिंग के लिए यूज नहीं करूंगा भाई ये तो मेरी लायबिलिटी है, क्या ऐसा नहीं है? तो मैं इसको अपनी लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करूंगा। फिर एक तो ये जो ऊपर उसने ओपनिंग बता दिया, फिर ड्यूरिंग द ईयर 14 मिलियन भी मुझे कंट्रीब्यूशन से रिसीव हुआ, और उसके लिए भी कहा गया रिस्ट्रिक्टेड है भाई इससे लैंड परचेज करना, और वो भी हम लोगों ने अभी तक परचेज नहीं की। तो ये भी जब तक मैं लैंड नहीं परचेज कर लेता मेरे लिए लायबिलिटी है। तो बेसिकली ये जो आप लोगों को जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर्स की जो भी फंड्स मिले हैं, ये आपके पास आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज के तौर पर रहेंगे कि जब तक आप बिल्डिंग नहीं बना लेते, लैंड परचेज नहीं कर लेते, ये आपकी लायबिलिटी है। इस वजह से जाके ओपनिंग 115 और ये जो 14 आपके पास आया, आपने इसको जाकर अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड करना है। डेफर्ड कंट्रीब्यूशन किया जिम्नेजियम, ये हमारे पास 115 प्लस 14 टोटल 129 लाइबिलिटीज के पोर्शन में जाकर इसको लिख देंगे। ऑलराइट, ये बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास रहते हैं हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट, और वही अमाउंट सारी हमारी यहां पर आ जानी है जो यहां से हमें मिलनी है। अब अगर यहां पे देखें मेरे पास ओपनिंग कितना था इसका 1147, इसका ओपनिंग 3। अब क्या मेरे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट नहीं हो गया? तो ये 90 कहां जाएगा, जर्नल फंड्स का पार्ट बन जाएगा। तो जर्नल फंड्स में जाकर आप लोगों ने ये 90 लिख देना है।
उसके अलावा अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन में कोई और इंफॉर्मेशन आपको मिली हो। थर्ड, लास्ट ईयर ट्रस्टी PSC imposed stipulation to create a fund for acquiring a franchise in a popular league and approved rupees 3 million to be transferred this year as well. तो ऊपर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर फंड्स फॉर फ्रेंचाइजीज ऑलरेडी मौजूद था और अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम हर साल इस फंड में 3 मिलियन ट्रांसफर करते रहेंगे जनरल फंड से। तो जनरल फंड से 3 मिलियन उठाए और आकर फ्रेंचाइज फंड में दे दिए। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। तो यहां से आपने इसकी क्लोजिंग कर दी। यही क्लोजिंग आकर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिख देनी है, सॉरी फाइनेंशियल पोजीशंस के अंदर आकर आपने लिख देनी है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एनी क्वेश्चन? अब इस एग्जांपल नंबर 17 के बाद देखें, हमारे पास आता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट, बेटा ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में आप लोग कैश बुक नहीं बनाया करते। या अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली आपके एनपीओ का ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो बात गलत ना होगी। एनपीओ की कैश फ्लो स्टेटमेंट है कि ओपनिंग हमारे पास कैश कितना था, कितना हम लोगों ने रिसीव किया, कितना पे किया, एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कितना कैश बच गया। मतलब हर किस्म की कैश की ट्रांजैक्शन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आती है। इससे पहले आप लोग कर रहे थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आपके पास एक एडजस्टमेंट इसकी जरूर आया करती है। एक एडजस्टमेंट से मुराद है मतलब एक रिक्वायरमेंट है उसकी कि आप लोगों ने प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे देता है और नीचे एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं सारी। तो बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। अब इसमें क्या है, आप लोगों ने सिर्फ कैश के बारे में देखना है कि कैश में क्या अमाउंट रिसीव की, कैश में क्या अमाउंट पे की। मतलब यहाँ पे एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स के इम्पैक्ट को नहीं देखना। कोई नॉन करंट एसेट परचेज कर रहे हो तो आपने ये देखना है कि उसकी टोटल अमाउंट यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, जितनी अमाउंट उसके लिए पे की है वो अमाउंट आनी चाहिए। इसी तरह से कोई नॉन करंट एसेट सेल किया है तो उसका गेन या लॉस से हमें कोई ताल्लुक नहीं है, वो इनकम एक्सपेंडिचर का में जाएगा। लेकिन कितने में सेल किया है, सेल प्रोसीड, वो यहां पर आएगी। ऑलराइट, जो डोनेशंस फंड्स वगैरह आप लोगों ने रिसीव किए इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो सारे के सारे यहां पर हैं। कोई भी एक्सपेंसेस पे किए इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो सारे सारे पेमेंट साइड पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखें receipt and payment accounts, some small NPO may not have enough resources to maintain proper double entry accounting records and therefore record cash receipts and payments only in addition to some records of bills, accruals and prepayment। तो कहते हैं कि कुछ एनपीओस ना अपने पास वो प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं कर रहे होते हैं, जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स वगैरह, कहते हैं वो नहीं करते। वो सिंपल क्या करते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना देते हैं बस, कि क्या हमारे पास पैसा आया, कितना पैसा हम लोगों ने यूटिलाइज कर लिया, क्या बैलेंस हमारे पास मौजूद है। और साथ में सिर्फ कुछ अगर एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स हैं उनके अकाउंट्स मेंटेन कर लेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करते। When accounts are prepared on cash or disbursement basis rather than accrual basis of accounting। भाई अगर accrual basis of accounting है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, लेकिन अगर कैश बेसिस अकाउंटिंग कर रहे हैं तो फिर आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। A receipt and payment account is prepared and presented. This is simply a simple of cash receipts and payment during the accounting period. It includes capital items as well as, भाई आपने ये नहीं देखना कौन सी इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स है और कौन सी बैलेंस शीट की आइटम्स है, आपने ये देखना है कैश इन्वॉल्व है या नहीं। कैश इन्वॉल्व है तो आपने यहाँ पे आ जाना, चाहे वो इनफ्लो की फॉर्म में चाहे वो आउटफ्लो की फॉर्म में। अब इसका जरा फॉर्मेट देखें।
रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। देखिए भाई, आपके पास ये ओपनिंग बैलेंस आया, जिसके स्टार्ट में हमारे पास कैश ये था, या आपके पास ओपनिंग बैलेंस आया। जितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव करोगे ड्यूरिंग द ईयर वो यहाँ पे आएगी, वो नहीं जो इनकम स्टेटमेंट को चार्ज करनी है, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को चार्ज करनी है, वो नहीं, जितनी रिसीव की है वो यहाँ पर आएगी। फिर फंक्शंस वगैरह, कोई टिकट्स रेवेन्यू है, कोई सेल ऑफ लैंड है, मतलब नॉन करंट एसेट्स, कोई बैंक का इंटरेस्ट रिसीव किया है आप लोगों ने, कोई विरासत में कोई चीज आपको मिली है, या कोई सैलरी अदर इनकम्स वगैरह, वो सारी की सारी ये इसकी रिसीट साइड है। ओके, डेबिट साइड को रिसीट साइड कहा जाता है। फिर पेमेंट्स में आपने देखना है कि भाई आपने डोनेशन टू डैम फंड्स, कोई रिपेयर एक्सपेंस, टेलीफोन, मतलब आपके सारे एक्सपेंसेस इस साइड पे आ जाने हैं। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट जहां पे आ जाने हैं, तो एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, सैलरी, सेंडर एक्सपेंस, इन तमाम अपनी रिसीट्स में से अपने एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो आप लोगों के पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ऑलराइट, तो एक किस्म का ये ऐसा नहीं है जैसे कैश अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, ये बिल्कुल वैसा है, या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में जो सिंगल एंट्री कैश बुक बनाया करते थे, ये बिल्कुल वैसा है। बना लेंगे। बाकी सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस छोटे छोटे हैं, मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि सपोज कि कोई आया 10 रुपए हमने उसको वो खैरात के तौर पर दिए, तो वो इधर लिखोगे खैरात 10 रुपए, तो वो सन्डे एक्सपेंसेस में जाके लिख। अब यहाँ देखें, a receipt and payment account gives far less information than set of financial statement based on the accrual concept. Therefore, some donors of government might require an NPO to present financial statements on accrual basis that are prepared using records available relating to receipts, payments and other balances. अब एग्जाम्पल नंबर 18 को देखें ना, यहाँ पर कहते प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर of Peshawar Business Club for the year ended 31st December 2018 and statement of financial position as at that date. अब इसकी इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, क्या कुछ गिवन है। फाइनेंशियल पोजीशन हमें बता दी गई 31 दिसंबर 2017, और यहाँ पर क्या पूछा गया है 2000, तो मतलब तमाम तर ओपनिंग बैलेंसेस मुझे यहाँ से मिल जाने हैं। क्लियर। अब यहाँ पे क्या कहता है, नॉन करंट एसेट्स के बारे में, फर्नीचर, फिटिंग्स, गेम्स इक्विपमेंट्स, मोटर वैन, कॉस्ट है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है और कैरिंग अमाउंट। फिर करंट एसेट, कैश एंड बैंक बैलेंसेस मौजूद है हमारे पास। एक्यूमुलेटेड फंड्स 72,000। अब यहाँ पे आए हमारे पास रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, वो हमें जाके बता दिया, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द 1 जनवरी 2018 टू 31 दिसंबर 2018। तो ये हमारे पास रिसीट्स इन टोटल, ये हमारे पास पेमेंट। कहते फर्दर इंफॉर्मेशन में इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹900,000 वाज ओन एट 31 दिसंबर 2018 एंड डेप्रिसिएशन शैल बी कैलकुलेटेड एट 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द। आपको नहीं लगता एग्जांपल नंबर 17 की निस्बत बहुत इजी है? ट्राई करो, शाबाश। सॉल्यूशन मत देखिएगा, खुद से इजीली जाकर इसको अकाउंट पास करें और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना है, जल्दी करें, शाबाश। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको इजीली हैंडल किया जा सकता था। अब यहाँ बैलेंस शीट में से अगर देखें तो हमें ये तमाम एसेट्स की वैल्यूज का पता चल गया। अब ये एसेट्स की वैल्यूज तमाम ना ओपनिंग है। अगर हम लोग एडजस्टमेंट्स में जाकर देखें तो हमें एडजस्टमेंट में सिर्फ इतना बताया गया है कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ना, वो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट करनी है। अब क्या किसी किस्म की कोई इसमें डिस्पोजल या किसी किस्म का कोई इसमें कोई एडिशन वगैरह हुई तो इसका पता हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से चलेगा। रिसीट्स अकाउंट से हमें पता चलेगा कि अगर हमने किसी किस्म की कोई सेल किया होगा नॉन करंट एसेट, तो उसकी सेल प्रोसीड यहाँ पे मौजूद होंगी। तो आपसे कहता है सेल ऑफ टिकट्स वगैरह, डोनेशन है, सब्सक्रिप्शन है, तो मतलब हम लोगों ने कोई नॉन करंट एसेट सेल नहीं किया, अदरवाइज उसकी सेल प्रोसीड यहाँ पे मौजूद होगी। पेमेंट्स की साइड पर गए तो हमें
मोटर वैन रिपेयर, ये तुम्हारा एक्सपेंस हो जाता है। क्या? न्यू गेम्स इक्विपमेंट, ये हमारे पास एडिशन के तौर पर आ जाएगा। नॉन करंट एसिड की एडिशन के तौर पर न्यू गेम इक्विपमेंट 3200। तो यहाँ पर देखें न्यू गेम इक्विपमेंट, इसमें ऐड हो जाएगा 3200। अब हमें क्या गया 10% ऑफ द कॉस्ट। तो फर्नीचर एंड फिटिंग, इसके ऊपर जो हमारे पास डेप्रिसिएशन आनी है वो 4000 आ जानी है। गेम्स इक्विपमेंट 20,000 प्लस 3200 इज इक्वल टू 23,200। तो इसका 10% हम लोग चार्ज करें 2320, ये इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। मोटर वैन के ऊपर हम लोगों ने 3000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर लेना है। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अब देखें इसकी हमारे पास WDV क्या आ जाएंगी, कैरिंग अमाउंट क्या आ जाएगी। मतलब 30 का था WDV, इस साल 4000 से डेप्रिशिएट हो गया, तो ये कितने का हमारे पास आ जाएगा 26,000। 1800 और प्लस 3200 एंड लेस 2320 एडिशन के बाद 13680, ये बैलेंस आ जाएगा। 20 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास ये हमारे नॉन करंट एसिड कितने के आ जाएंगे 56680। ये नॉन करंट एसेट्स हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पार्ट बन जाएंगे। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखें 9320, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारे एक्सपेंस के तौर पे चला जाएगा। तो ये बहुत सिंपल से एक ट्रांजैक्शन थी और अच्छे खासे इसमें मार्क्स आपको मिल सकते थे। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाकर आप लोगों ने रिकॉर्ड कर देना है। ये देखें ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उसने अलग अलग से चार्ज कर दिए। उसके बाद ये नॉन करंट एसेट जो आपके पास आ रहे हैं फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, ये 56680 अलग अलग उसने बताए हुए थे, तो आपने अलग अलग ही बताने हैं उसे। आपने ये WDVs वगैरह ली, उसमें से ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर आप लेस करते गए, ये इसकी वर्किंग बन सकती थी। लेकिन यहाँ पर WDV प्लस एडिशन लेस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो आपके पास इसकी WDV आ जानी थी। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? नेक्स्ट अगर आप लोग जाके देखें तो इस क्वेश्चन से रेलेवेंट करंट एसेट्स कैश एंड बैलेंस शीट, बेटा 9200 हमारा ओपनिंग कैश एंड कैश बैलेंस है, कैश एंड बैंक बैलेंस, राइट। अब ये नहीं है ये 9200 लिख लेंगे, यहां रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये देखें ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आपने कैश अकाउंट बनाया, उसका सबसे पहले आप लोगों ने लिखा, ब्रॉट डाउन, तो तमाम रिसिप्ट यहां पर आ जानी है। और कितनी है ये, और तमाम तर पेमेंट्स इसकी क्रेडिट साइड पर आ जानी है। और पेमेंट्स कितनी है 196। तो यहां से कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आपको मिल जाना है। और ये क्लोजिंग बैलेंस आपके पास है 17940। मतलब आपने ओपनिंग प्लस रिसीव्ड माइनस पेमेंट्स, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाता था। ये बात क्लियर हो गई? तो इसको किस नेम से उसने लिखा हुआ है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। आपने भी करंट एसेट्स में यही लिख देना है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। अब यहां पर आ गए 1917940, ये आपके पास टोटल एसेट्स की वर्थ हो गई। यहां तक कोई इशू? अब अगर आप लोग नेक्स्ट देखें हमारे पास, तो भाई आपको उसने बता दिया था फाइनेंस्ड बाय एक्यूमुलेटेड फंड। बेसिकली वो जो हम लोग लिखते हैं एसेट्स के बाद कि हमारे पास टोटल कैपिटल, अब यहाँ पर कैपिटल का वर्ड तो नहीं यूज होता रहता ना, एक्यूमुलेटेड फंड का वर्ड यूज करते हैं। फिर प्लस हमारे पास लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज कोई नहीं बताई तो मतलब कोई है भी नहीं, तो सारे का सारा हमारा एक्यूमुलेटेड फंड है। अब ये ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड है, ये आप लोगों ने जाकर एज इट इज अपने पास यहाँ पे रिकॉर्ड किया कि भाई आपके पास ओपनिंग बैलेंस ये है 72,000। अब इसमें ऐड हो जाना है अगर इस साल किसी किस्म का कोई सरप्लस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से पता चलेगा। और अगर किसी किस्म का डेफिसिट है तो वो इसमें से लेस हो जाएगा। तो अगर हम लोग क्वेश्चन को जाकर देखें
देखिए इस इनकम स्टेटमेंट का काम खत्म हो चुका, सॉरी फाइनेंशियल पोजीशन का काम खत्म हो चुका है। अब हमारे पास आ गई ये, यहां पर जब हमने देखा तो ये इनकम के तौर पर चला जाएगा, कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये इनकम के तौर पे गया, डोनेशंस इनकम के तौर पे गई, सेल्स ऑफ टिकट्स ऑफ एनुअल डिनर्स इनकम के तौर पर। तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई 28400, ये तीनों ही आपके पास इनकम के तौर पर आ गई। कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सिंपली आके आपने इनकम की साइड पे लिख देनी थी। अब अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो इसने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल 900,000 और एट दिसंबर 31 2018, तो मतलब यह मेरे पास एक्रूड है एक्सपेंस लायबिलिटी, तो पहले तो ये वाली लायबिलिटी लिखो। देखिए अब ओपनिंग लायबिलिटीज कोई नहीं थी, प्रीवियस ईयर की कोई लायबिलिटी नहीं थी, लेकिन इस साल 900 की लायबिलिटी है, तो आपने सबसे पहले ये लायबिलिटी जाके लिख देनी अपने पास 900 की। फिर अगर ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो यहां पर देखें तो इलेक्ट्रिसिटी में 4000 ही चार्ज करूंगा, मैं एक्सपेंस के तौर पे कितनी अमाउंट जाके चार्ज करूंगा। ऑलराइट, उसके अलावा एनुअल डिनर, ये मेरे पास कैपिटल रिसीट्स थी, तो ये मेरे पास चले गए हमारे नॉन करंट एसेट में, एक्सपेंस नहीं है। क्लीनिंग, क्लीनर्स वेजेस, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स एंड मोटर रिपेयर, बाकी सारे के सारे एक्सपेंसेस एज इट इज आपने जाके ये 5 अमाउंट्स लिखते हैं, तो ये पांचों आपके पास एक्सपेंसेस के तौर पर आ गए, जो कि पेमेंट अकाउंट से हमें पता चला। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में एडजस्टमेंट थी। तो मेरे पास ये टोटल इनकम 28400, टोटल एक्सपेंसेस 26680, मेरे पास सरप्लस फंड्स मौजूद है 172, तो सरप्लस आ गए। ये 1720 आपके ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड का ही पार्ट बन जाएगा। तो अब आपके पास क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड कितना आ गया 73720। इस एक्यूमुलेटेड फंड्स के अंदर आपके तमाम तर फंड्स मौजूद हैं, उसने अलग अलग आपको करके नहीं बताए, तो आपको करने की जरूरत भी नहीं है, आप एक्यूमुलेटेड फंड्स का ही पार्ट बना दें और आपकी ये स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब आपकी जितनी भी आगे एग्जांपल्स वगैरह है वो सेम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक है। जैसे एग्जांपल नंबर 19 को देखें तो आपको कहता है द फॉलोइंग वर एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ नवाबशहर यूथ मूवमेंट्स 30 अप्रैल 2017। ये आपको ना ओपनिंग बैलेंसेस उसने बता दिए तमाम। फिर कहते हैं अकाउंट्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स फॉर द ईयर 30 अप्रैल 2018, तो ये सारे के सारे ब्रॉड डाउन बैलेंसेस हैं मेरे पास। और यहां पर देखें दोबारा से रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपके पास आ गया। और फिर अब एडजस्टमेंट, जहां पर पहले 2 एडजस्टमेंट थी, अब इस क्वेश्चन में कितनी एडजस्टमेंट्स आपके पास आ गई हैं 4 एडजस्टमेंट्स आपके पास आ गई। और आपने इस क्लब के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करके देना एंड फाइनेंशियल पोजीशन। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 18 को सॉल्व किया, एग्जांपल 19 बिल्कुल वैसी ही है जो कि आपकी होम असाइनमेंट है, राइट। फिर अगर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें और कोशिश किया करें कि सॉल्यूशन के बगैर आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, एंड पे जाके अपने सॉल्यूशन मैच करें। तो अगर सपोज अगर अभी आपके पास मिस्टेक्स आ भी रही हैं, बाद में पता चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही 3-4 क्वेश्चन के बाद आप लोग पहुंचेंगे तो फिर वो मिस्टेक्स नहीं आ रही होंगी, एटलीस्ट वो नहीं आ रही होंगी जो आपने पहले मिस्टेक्स की। तो इसीलिए स्टार्ट में ही एडजस्टमेंट्स देखकर सॉल्यूशन में ना चले जाना, उसको अकाउंट फॉर करें, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर जाके सॉल्यूशन के साथ मैच करें। एग्जाम्पल नंबर 20 में भी रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आपको बता दिया गया 30 जून 2015 के लिए। फिर आपसे कहा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 30 जून 2014, मतलब यहां से आपको सारे ओपनिंग बैलेंस मिल जाने हैं आप लोगों पे। फिर ये एडजस्टमेंट, अब एडजस्टमेंट थोड़ी सी ज्यादा होती जाएंगे बस, और आप लोगों ने बनाना है स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब इसमें भी डाटा बिल्कुल वैसा है जैसे एग्जांपल नंबर 18 में था। तो एग्जांपल 19 एंड एग्जांपल 20 आप लोगों की होम असाइनमेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।